तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको क्लास 10th का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को याद कर लेना। ये प्रश्न काफी आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चले दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि इस चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। अगर दोस्तों नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल घंटी को ऑन कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना ताकि आपका भी चाचा चाची काका मौसा मौसी के लड़का भी अगर क्लास 10th की पढ़ाई करता होगा, क्लास 10th की पढ़ाई अगर करता होगा तो भी इस चैनल से जुड़कर और वीडियो की सहायता से वो भी क्या अपना 400 से ज़्यादा नंबर ला सकता है। इसलिए दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वीडियो शेयर करना क्योंकि इस चैनल पर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलता है। VBI क्वेश्चन हम क्या करते हैं आप सभी के सामने इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं जिसको बोला जाता है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वही क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड किया जाता है जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की अपलोड किया जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल से पूरे जुड़ जाइए। बेल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को ऑन कर लीजिएगा। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न होगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 1 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, वो आपको एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन आपको देखते देखते आपको खुद ही पता चल जाएगा एग्जाम में पूछेगा कि नहीं पूछेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग मन से पढ़िए, पूरे ध्यान से वीडियो को देखिए, पूरे क्वेश्चन को आप लोग पूरे बारीकी से याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन जो होगा आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर देखने को मिलता है। कोई भी क्वेश्चन अपलोड करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते हैं। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न होगा कि बोलता है कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा में व्युत्पन्न नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया भूतापीय ऊर्जा, बी दिया पवन ऊर्जा, सी दिया है नाभिकीय ऊर्जा और डी दिया है जैव मात्रा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी यानी उसका करेक्ट जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी नाभिकीय ऊर्जा। तो चले दोस्तों मेरा दूसरा प्रश्न है इस वीडियो के, बोलते गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जाल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में बोलते हैं धूप वाले दिन, बी बोलते हैं कि बादलों वाले दिन, सी बोलते हैं गर्म दिन, डी बोलते हैं पवनों वाले दिन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा का बादलों वाले दिन यानी ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बादलों वाले दिन। यानी बादल के समय में हम क्या करते हैं उसका उपयोग नहीं करते हैं जल तापक के यानी सौर जल तापक का उपयोग। तो चले दोस्तों तीसरा प्रश्न है आपका कि सौर कुकर के ऊपर कांच के प्लेट लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोलता है भोजन को देखने के लिए, बी बोलता है कि ज्यादा सौर विकिरण प्रवेश करने के लिए, सी बोलता है कि धूल कण से बचने के लिए, डी बोलता है विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय को कम करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी यानी विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय को कम करने के लिए। यानी करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन नंबर डी।
तो चले दोस्तों, मेरा इस वीडियो के चौथा प्रश्न होगा, सोलर पैनलों में अधिक संख्या में जुड़ा होता है। बोलता है कि सोलर कुकर, सोलर सेल, सोलर जल हीटर, डी में बोलते हैं सोलर संग्राहक। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी सोलर सेल। यानी सोलर सेल जो होता है वो सोलर पैनलों में अधिक संख्या में जुड़ा रहता है। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा पांचवा प्रश्न होगा। पांचवा बोलते हैं कि सोलर सेल में लगा रहता है। ऑप्शन में ए बोलते हैं जस्ता, बी बोलते हैं सोना, सी बोलते हैं प्लेटिनम, सी बोलते हैं सिलिकॉन। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी सिलिकॉन। क्या जगह ऑप्शन नंबर सी यानी सिलिकॉन। डी 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 होगा ऑप्शन नंबर सी, डी यानी सिलिकॉन। यह सोलर सेल में लगा होता है कौन? सिलिकॉन लगा रहता है। तो 6 नंबर प्रश्न बोलता है कि कृत्रिम उपग्रहों को विद्युत मिलती है, यानी कृत्रिम उपग्रहों को विद्युत मिलती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया पवन, ए में दिया रासायनिक सेल से, बी में दिया पवन चक्की से, सी में दिया सोलर पैनल से, डी में दिया सोलर कुकर से। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोलर पैनल से, यानी सोलर पैनल से। तो चले दोस्तों, मेरे सातवां प्रश्न बोलते कि आधुनिक सौर सेल की दक्षता कहां तक है। तो ऑप्शन नंबर बी बोलते 5%, तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न बोलता है कि आधुनिक सौर सेल की दक्षता कहां तक है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोलता है 5%, बी में बोलता है 25%, सी में बोलता है 1%, डी में बोलता है 10%। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी 25%। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के मेरा आठवां प्रश्न है कि नाभिक के कोरों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं। इन नाभिक के कोरों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? नाभिकीय बल। क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल। क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल। यानी सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो के मेरा 9 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन निम्नलिखित में से किसके बम वर्षर द्वारा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोलते हैं मंद गति न्यूट्रॉन, बी बोलते हैं तीव्र गति न्यूट्रॉन, सी बोलते हैं मंद गति प्रोटॉन, डी बोलते हैं तीव्र गति प्रोटॉन। तो दोस्तों इसका मेरा सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी मंद गति न्यूट्रॉन। क्या जो मंद गति न्यूट्रॉन। इसके बाद दोस्तों 10वां प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन में निर्मुक्त होते हैं। इन नाभिकीय विखंडन में निर्मुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोलते हैं न्यूट्रॉन, बी बोलते हैं न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, सी बोलते हैं प्रोटॉन, और डी बोलते हैं कोई कण नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। तो चले दोस्तों, मेरा 11 नंबर प्रश्न बोलता है कि सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य के अंदर। ऑप्शन नंबर ए बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, बी बोलते हैं नाभिकीय संलयन, सी बोलते हैं कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन दोनों, डी बोलते हैं इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। तो चले दोस्तों, मेरा क्वेश्चन नंबर 12 है। इस वीडियो का 12वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन के संलयन हेतु नाभिकों को आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए बोलते हैं सूर्य से, बी बोलते हैं हीलियम परमाणु से, सी बोलते हैं निम्न वेग से,
डी में बोलते हैं ऊंच वेग से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऊंच वेग से। तो इसके बाद मेरे 13 नंबर प्रश्न है इस वीडियो के। 13 नंबर प्रश्न दिया है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। बी में, ए में आभासी दिया है, बी में दे वास्तविक होता है, सी में दे किसी प्रकार का नहीं बनता है, डी में बोलते दोनों प्रकार का बनता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी यानी दोनों प्रकार का बनता है। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 14 नंबर प्रश्न है। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न बोलते हैं कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर ए में दिया कि आभासी होता है, बी में दिया कि वास्तविक होता है, सी में दिया कि किसी प्रकार का नहीं होता है, डी में दिया कि दोनों प्रकार का बनता है। तो इसका सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए यानी आभासी होता है। क्या होता है? आभासी। तो चले दोस्तों मेरा इस वीडियो का 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न बोलते हैं जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर बोलता है ए केंद्र पर बनता है, बी बोलता है अनंत पर बनता है, सी बोलते हैं ध्रुव पर बनता है, डी बोलते हैं कि दर्पण के पीछे बनता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनंत पर बनता है। यानी अनंत पर क्या होता है? उसका प्रतिबिंब क्या होता है? बनता है। अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर क्या होता है? जो वस्तु प्रतिबिंब होता है वो अनंत पर बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गद्य कथन को चिन्हित करें। तो ऑप्शन नंबर ए बोलते अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब होता है, बी बोलता है कि अवतल दर्पण में वस्तु छोटा आभासी प्रतिबिंब बनता है, सी बोलते उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, डी बोलते हैं कि उत्तल दर्पण में अब कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 17 नंबर प्रश्न है। बोलता है कि प्रश्न कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है किसी भी शर्त में नहीं, बी बोलता है कि दर्पण से वस्तु बहुत दूर पर रहती है, सी में बोलता है जब वस्तु की दूरी से दर्पण की दूरी ऑप्शन नंबर बी में बोलता है कि जब दर्पण से वस्तु बहुत दूर रहती है, बी में बोलते हैं जब वस्तु की दूरी दर्पण की त्रिज्या के बराबर रहती है, डी में बोलते हैं जब वस्तु की दूरी दर्पण की फोकस दूरी के बराबर रहती है। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए यानी किसी भी शर्त में नहीं, कोई भी शर्त में वो क्या नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 18 नंबर प्रश्न होगा कि गोलीय दर्पण में है। तो गोलीय दर्पण में क्या है? R बराबर R/2, B बराबर R/2 और C बराबर F बराबर 2R, D F बराबर R। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी F बराबर R/2। तो चले दोस्तों इसके बाद मेरा का इस वीडियो के 19 नंबर प्रश्न है। जो 19 नंबर प्रश्न दिए कि दर्पण बोलते हैं दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन बोलते हैं दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन आपका दिया है ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, बी बोलता है कि अवतल दर्पण, सी बोलते हैं उत्तल दर्पण और डी बोलते हैं परवलयी के दर्पण व्यवहार में लाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी
यानी उत्तल दर्पण इसका जगह, और इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर होगा क्या? अवतल दर्पण। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 20 नंबर प्रश्न होगा। बोलते हैं मोटर में चालक के समीप होता है, यानी चालक के नजदीक होता है, तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में समतल दर्पण द्वारा, बी बोलते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा, सी बोलते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा, और डी बोलते हैं परवलयिक दर्पण द्वारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तल दर्पण लगा होता है। इसमें क्या क्या लगा रहेगा? उत्तल दर्पण, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 21 नंबर प्रश्न बोलते हैं अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु ए में बोलते हैं कि केंद्र पर रहती है, बी बोलते हैं सी और एफ के बीच रहती है, डी बोलते हैं एफ पर रहती है, डी बोलते हैं एफ और पी पर रहती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए यानी सी पर रहती है। क्या रहती है? सी पर। तो चले दोस्तों, इसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर दोस्तों प्रश्न काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों पूरे गौर से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए दिया है प्रश्न कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? तो ऑप्शन में ए में दिया कि आधी होती है, बी में बराबर होती है, सी में दुगुनी होती है, और डी में चौगुनी होती है। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए यानी आधी। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 23 नंबर प्रश्न है। बोलता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? यानी एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या बोलता है? 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो चले आप सभी को क्या हम बताने का प्रयास करते हैं। तो आपका यहाँ पर दिया है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, तो आर बराबर क्या होता है? 2f। आर बराबर क्या होता है? 2f। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे आर के मान कितना? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर, तो गुणा कर 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या वक्रता त्रिज्या को आर से निरूपित करते हैं। आर बराबर 2f यानी 2 गुणे फोकस दूरी। तो 2 में फोकस दूरी से गुणा करेंगे तो 20 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 20 सेंटीमीटर। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 24 नंबर प्रश्न है। 24वां प्रश्न दिया है कि एक, तो देखिए दोस्तों इस वीडियो के मेरा 24वां प्रश्न दिया कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के सामने ध्रुव से 8 सेंटीमीटर पर एक वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब ऑप्शन ए में दिया कि दर्पण के फोकस पर बनेगा, बी बोलते अनंत पर बनेगा, सी बोलते ऑप्शन सी बोलते कि दर्पण के पीछे बनेगा, ऑप्शन डी बोलते दर्पण के आगे फोकस और वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी दर्पण के पीछे बनेगा। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 25 नंबर प्रश्न दिया है। काफी आप लोग के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। तो दोस्तों पूरे ध्यान से गौर से वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। काफी आप लोग के का अच्छे तरह से तैयारी हम करा देंगे। अच्छा तैयारी हो जाएगा आपका भी। इस साल क्या होगा? 400 से ज्यादा नंबर आएगा, और गौर से देखते हैं तब। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 25 नंबर प्रश्न देखिए अवतल दर्पण के सामने 2 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है प्रतिबिंब। तो ऑप्शन नंबर ए में दे दर्पण के पीछे बनता है, बी में बोलते दर्पण के फोकस पर बनता है, सी बोलते कि दर्पण के वक्रता केंद्र बनता है, डी बोलते कि दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। तो
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दर्पण के पीछे बनता है। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। तो चले दोस्तों 26 नंबर प्रश्न आपका है। बोलते दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को ऑप्शन में ए में दिया कि वक्रता केंद्र के बाहर रखना चाहिए, बी बोलते हैं वक्रता केंद्र पर रखना चाहिए, सी बोलता है कि वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रखना चाहिए, डी बोलते हैं फोकस एवं ध्रुव के बीच रखना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा फोकस एवं ध्रुव के बीच रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा का 27 नंबर प्रश्न दिया कि एक गोलीय दर्पण 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है, तो दर्पण का आवर्धन है। तो इसका सही जवाब होगा हमारे ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 सेंटीमीटर का जगह 5 सेंटीमीटर। कैसे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा? तो आपका दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी दिया है, तो दूरी तो 30 अब बाटा दर्पण की जो दूरी है 6 सेंटीमीटर, तो 30 बटा 6 तो 6 × 30, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही जवाब 5 सेंटीमीटर 5 होगा। तो चले दोस्तों इसके बाद क्या मेरा 28 नंबर प्रश्न है इस वीडियो के। बोलता है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर ए में दिया आभासी और छोटा होगा, बी में बोलता है आभासी और बड़ा होगा, सी में बोलते वास्तविक और छोटा होगा, डी में बोलते वास्तविक और बड़ा होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी आभासी और बड़ा होगा, आभासी और बड़ा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न है आपका कि अवतल, यहाँ पर अ होगा अवतल। तो बोलते अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है जब वस्तु ऑप्शन में ए दिया फोकस पर होता है, बी बोलता है फोकस तथा दर्पण के बीच होता है, सी बोलते वक्रता की त्रिज्या पर होता है, डी बोलते अनंत पर होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, यानी क्या जगह फोकस तथा दर्पण के बीच होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी फोकस तथा दर्पण के बीच होता है। तो चले दोस्तों इसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 30 है। बोल रहा है 30 नंबर प्रश्न की उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो ऑप्शन में ए में हमेशा उल्टा, बी में दिया कि हमेशा सीधा, सी में दे कि उल्टा तथा सीधा, डी में दे इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी हमेशा सीधा, यानी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है। तो किसी भी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के जो अनुपात होता है वो बोलता है कितना होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए में बोलता है का 0.5 सेंटीमीटर, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा कितना? 0.5, तो 0.5। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा 32 दिया है। 32 नंबर प्रश्न बोलता है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, बी बोलते दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, और इसके आगे बोलते कि सी यानी फोकस पर बनेगा, और डी बोलते हैं दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दर्पण के वक्रता के केंद्र पर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चले दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा 33 होगा इस वीडियो के। बोलता है किसी बीम का अवतल दर्पण
द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, डी दिया वक्रता केंद्र पर, डी दिया वक्रता केंद्र से पीछे, डी में बोलते हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो चले दोस्तों, ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा का 34 है इस वीडियो के, कि किसी दर्पण से आप चाहे कितना ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव हमेशा सीधा प्रतीत होता है तो संभवतः दर्पण है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया केवल समतल, बी में दिया कि केवल अवतल, डी में दिया केवल उत्तर, डी में दिया है कि समतल अथवा उत्तल, डी में दिया कि समतल अथवा उत्तल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, यानी समतल अथवा उत्तल। इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर आपका 35 है इस वीडियो के। तो दोस्तों इस वीडियो के मेरा 35 नंबर प्रश्न है, बोलता कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है तो कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया पारदर्शी, बी में दिया अपारदर्शी, सी में दिया पारभासी, डी में दिया बटर पेपर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी पारदर्शी पदार्थ। तो चले दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा 36 है इस वीडियो के, कि परावर्तन का कोण है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, बी में बोलते हैं कि आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, सी में बोलते हैं कि परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण। इसके बाद का डी में बोलता है कि परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा 37 है इस वीडियो के। 37 में दिया निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कि समतल दर्पण द्वारा, बी बोलते अवतल दर्पण द्वारा, सी बोलते उत्तल दर्पण द्वारा, और डी बोलते इनमें सभी तीनों के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी तीनों के द्वारा। इसके क्वेश्चन नंबर 38 है इस वीडियो के, कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया कि केवल समतल दर्पण द्वारा, बी में दिया कि केवल अवतल दर्पण द्वारा, सी में दिया केवल उत्तल दर्पण द्वारा, डी में दिया तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। तो चले दोस्तों इसके बाद 39 नंबर प्रश्न है इस वीडियो के, कि बोलता है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे समतल दर्पण से, बी में बोलते अवतल दर्पण से, सी में बोलते समतल और अवतल दर्पण, डी में बोलते दोनों प्रकार के दर्पणों से उत्तल दर्पण से। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर इसका हो जाए करेक्ट आंसर होगा आपका। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा आपके ऑप्शन में, इसमें कोई नहीं है, सॉरी यहाँ पर आपका जो ऑप्शन में दिया है यहाँ पर कि दोनों दर्पणों के
से उत्तल दर्पण से, तो ये क्या जाएगा हमारा सही जवाब का उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों प्रकार के दर्पणों से उत्तल दर्पण से, यानी उत्तल दर्पण से होगा। इसका आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण से। 39 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तल दर्पण से। इसके बाद इस वीडियो के मेरा 40 नंबर प्रश्न है आपका, बोलता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर त्रिभुज मिल सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया अवतल दर्पण, बी में दिया उत्तल दर्पण, सी में दिया ए और बी दोनों, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि अवतल दर्पण। किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। यानी अवतल दर्पण जो होता है वो अवतल दर्पण द्वारा एक के बिंदु स्रोत से समांतर त्रिभुज मिल सकता है। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इस वीडियो के मेरा 41 नंबर प्रश्न बोलता है कि कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो इसका सही जो आपका ऑप्शन नंबर दिया है, ए में दिया फोकस पर, बी में दिया वक्रता केंद्र पर, डी में दिया सी में दिया ध्रुव पर और डी में दिया अनंत पर। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी अनंत पर। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 42 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो ऑप्शन में ये दिया दुगुनी होती है, बी में बोलते आधी होती है, सी में बोलते चौगुनी चौथाई होती है, डी में बोलते बराबर होती है। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी आधी होती है। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। इसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 43 है, इस वीडियो के मेरा 43 नंबर प्रश्न दिया है, बोलता है कि अवतल दर्पण, यानी बोलते हैं कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया वास्तविक और बड़ा होगा, बी में बोलते वास्तविक और छोटा होगा, सी में बोलते आभासी और बड़ा होगा, डी में बोलते आभासी और छोटा होगा। तो इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, यानी आभासी और बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चले दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा क्या 44 है, बोल रहा किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। ऑप्शन में ए में दिया वक्रता केंद्र पर, बी बोलता है वक्रता केंद्र से आगे, सी बोलते हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और डी बोलता है कि दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। तो इसका सही जवाब होगा हमारे ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी, यानी दर्पण के ध्रुव और फोकस के उसके फोकस के बीच, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चले दोस्तों, इसके बाद इस वीडियो के मेरा 45 नंबर प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। ये मोटर गाड़ी के चालक यानी ड्राइवर के, पायलट के सामने लगा होता है। ऑप्शन नंबर ए में बोलता है कि उत्तल दर्पण, ए में बोलते समतल दर्पण, बी में बोलते हैं उत्तल दर्पण, सी में बोलते हैं अवतल दर्पण, डी में बोलते हैं एक पतला लेंस। तो मोटर गाड़ी के चालक के जो सामने लगा होता है वो उत्तल दर्पण लगा होता है। उसके सामने लगा हुआ कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल दर्पण। तो दोस्तों, आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेकर आया हूं, तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए और देखिएगा, तभी तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, रिवाइज कीजिए, तभी तो आपका 400 से ज्यादा नंबर आएगा। और 400 से ज्यादा नंबर लेकर आते हैं तो कोचिंग की तरफ से का साइकिल उपहार में दिया जाता है, साइकिल उपहार में आपको लेना होगा। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा क्या 46 नंबर प्रश्न है, बोलते उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है, ऑप्शन नंबर ए में बोलता है कि काल्पनिक और उल्टा होता है, बी में बोलता है काल्पनिक और सीधा होता है, सी में बोलता है वास्तविक और उल्टा होता है, डी में बोलता है कि वास्तविक और सीधा होता है। तो इसका सही जवाब होगा क्या? यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी काल्पनिक और सीधा।
यानी काल्पनिक और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। तो चले दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर इस वीडियो के मेरा 47 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है 47 नंबर प्रश्न कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए में बोलता है कि हमेशा सीधा, बी में बोलता है हमेशा उल्टा, और सी में बोलते हैं कि सीधा और उल्टा भी, और डी में बोलते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी हमेशा सीधा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है इस वीडियो के मेरा। एक दर्पण से किसी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, तो दर्पण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि समतल, बी में बोलते उत्तल, सी में बोलते हैं कि समतल अथवा उत्तल, डी में बोलते अवतल। तो इसका सही जवाब होगा हमारे ऑप्शन नंबर सी, यानी समतल अथवा उत्तल। तो चले दोस्तों, इसके बाद इस वीडियो के मेरा 49 नंबर प्रश्न है। बोलते हैं कि संबंध r बराबर r/2 सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कि उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं। बी में बोलते हैं अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं। सी में बोलते उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए। डी में बोलते हैं न तो उत्तल दर्पण के लिए और न ही अवतल दर्पण के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तल अथवा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा आखिरी प्रश्न होगा 50 नंबर। बोलता है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m1 ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर ए में वस्तु से छोटा है, बी में बोलते वस्तु से बड़ा है, सी में बोलते हैं सीधा, डी में बोलते हैं उल्टा है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी उल्टा है। तो दोस्तों, आप सभी के आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग के काफी हम प्रयास करते हैं कि 400 से ज्यादा नंबर आए, तो आप लोग 400 से ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो अभी क्या क्वेश्चन को पूरा शुरू से अंत तक देखने के प्रयास कीजिए। इस साल भी गार्दा रिजल्ट होने वाला, पूरा जबरदस्त धाकर रिजल्ट होगा मेरे कोचिंग से। इसलिए दोस्तों आप लोग भी सोचिए कि मेरा भी 400 से ज्यादा नंबर आए। तो 400 से ज्यादा नंबर लाने के लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। बार बार वीडियो को देखिए, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, पूरे प्रश्न आपको दिमाग में सेट हो जाए। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आप लोग से फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक जय हिंद, जय भारत।